हाँ जी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आपने कोई भी डीआरएल स्टेटमेंट लिखी लाइक सेलेक्ट ए स्ट्रिंग फ्रॉम एम, तो इसका पहला फेज पार्स फेज एग्जीक्यूट हुआ। पार्स फेज में क्या क्या हुआ? सिंटैक्स चेक हो गया, देन पार्स ट्री बन गया, एग्जीक्यूशन प्लान, लॉट ऑफ प्लान्स बनाए जाते हैं और उनमें से बेस्ट फिट प्लान चूज किया जाता है यूजिंग सीबीओ। आप आरपीओ भी यूज कर सकते हैं। आरपीओ यूज करने का बेनिफिट क्या होगा कि लाइक सर्वर्स के ऊपर बहुत बर्डन है, लेकिन अगर डीबीए कोई भी क्यूरी चलाए, जितने मर्जी रिसोर्सेज ले उसे चलाएं, बाकी चाहे सेशंस को किल कर दें। बट सीबीओ ऐसा नहीं है। सीबीओ ने वो क्यूरी देखनी है जो सबसे कम रिसोर्सेज लेती है। इसका काम भी होता है लाइक अगर आप कोई क्यूरी लंबी चौड़ी लिखते हैं, सिलेक्ट ए स्ट्रिंग फ्रॉम एम्प वेयर एम्प आईडी इज 113 या 786, आपने यूं लिखा, तो अब एग्जीक्यूशन प्लान क्या करेगा? उसने देखना है कि इस पूरे टेबल को सिक्वेंशियल नहीं पढ़ना, क्योंकि एम्प आईडी के ऊपर बी ट्री बना हुआ है, इंडेक्स बना हुआ है, पहले इंडेक्स को यूज करो ताकि 3 सीपीयू पास के अंदर आप वैल्यूज तक पहुंच जाएं। ये सारा काम इस एग्जीक्यूशन प्लान का होता है, फाइनलाइज करना है कैसे इस चीज को एग्जीक्यूट किया जाएगा। और ये सब चीजें बना के इधर शेयर्ड एसक्यूएल एरिया में कैशे कर दी जाती हैं। ठीक, तो पहला फेज खत्म हो गया। बाइंड फेज, अगर कोई बाइंड वेरिएबल यूज हो रहे हैं तो बाइंड फेज होगा। एग्जीक्यूट फेज, एग्जीक्यूट फेज क्या होता है? तीसरा फेज है जिसमें जो एग्जीक्यूशन प्लान बनाए से एग्जीक्यूट किया जाता है। मीन के सबसे पहले चेक किया जाता है कि क्या डेटाबेस बफर कैशे में वो रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, वो ऑरेकल ब्लॉक्स क्या इधर बफर की शेप में लोडेड हैं। अगर वो लोडेड नहीं है तो देन फिर क्या किया जाए? फिर सर्वर प्रोसेस को ऑर्डर किया जाता है कि वो सारे ब्लॉक्स जो पार्स ट्री में बताए हुए हैं उनको यहां से पढ़ो। सर्वर प्रोसेस इनको पढ़ता है और फिजिकल रीडिंग करता है, मीन के यहां पे लोड करेगा डेटाबेस बफर कैशे में। अगर वो सारे लोड हो गए तो इट्स कॉल्ड एग्जीक्यूट फेज। देन फैच फेज, लास्ट वन फेज, फैच फेज। फैच फेज में क्या होता है? यहां से इन बफर्स को बारी बारी पढ़ना है। यहां इसके पीजीए में कर्सर ओपन हो जाता है ताकि रो बाय रो फैचिंग की जाए और आपकी स्क्रीन पे फ्लशिंग शुरू हो जाती है, आपको स्पीडीली रोज मिलनी शुरू हो जाती। ये भी डीआरएल ऑपरेशन है जिसमें कोई लॉक्स नहीं लगे, जिसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, सिर्फ आपको एक एरिया, दो एरियाज पढ़ने पड़े, शेयर्ड पूल एंड डेटाबेस बफर कैशे, जिसमें कोई बैकग्राउंड प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं हुआ, रीडू लॉग बफर इन्वॉल्व नहीं हुई, क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन नहीं चली, कोई कमिट, नो रोल बैक, नो कमिट, नथिंग। बहुत ईजी है। लेकिन जैसे जैसे अब हम आगे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस देखेंगे तो हमें फिर ये बैकग्राउंड प्रोसेस भी यूज करने पड़ेंगे और अदर डिस्क स्ट्रक्चर्स एंड मेमोरी स्ट्रक्चर्स भी यूज करने पड़ेंगे। ठीक डियर, सो अभी आपने ये देखा कि जी दो लाइब्रेरी कैशे, डेटा डिक्शनरी कैशे। डेटा डिक्शनरी का काम है वैलिडेशंस करवाना और लाइब्रेरी कैशे का काम है कि पार्स ट्री, एग्जीक्यूशन प्लान, ये सब चीजें बनाना। आगे चलिए, तीन मेजर हो गए, डेटाबेस बफर कैशे, रीडू लॉग बफर, शेयर्ड पूल। देन आगे लार्ज पूल। अगर लार्ज पूल एक ऑप्शनल एरिया है, अगर आप इसे नहीं बनाते तो ये तमाम मेमोरी स्ट्रक्चर जो लार्ज पूल के हैं वो किसमें बनते हैं? शेयर्ड पूल में। इससे क्या होता है? शेयर्ड पूल के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है। अगर आप शेयर्ड पूल से एक्स्ट्रा बर्डन रिवील करना चाहते हैं तो आप लार्ज पूल बनाएं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि आप सिर्फ लाइब्रेरी कैशे और डेटा डिक्शनरी कैशे, दो कैशेस पढ़े हैं और इसमें 190 कैशेस होती हैं। अगर आप लार्ज पूल नहीं बनाएंगे, शेयर्ड पूल ओवर बर्डन हो जाएगा। शेयर्ड पूल ओवर बर्डन हो जाएगा तो डेफिनेटली फिर क्या होगा? मेमोरी कम पड़ जाएगी। तो यहां पे जो आपका पार्स ट्री, एग्जीक्यूशन प्लान, सब कुछ बना हुआ मेमोरी से जल्दी एज आउट हो जाएगा। ठीक है ना? फिर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा कैशिंग का। अदरवाइज क्या, अगर पहले यूजर ने लिखा सिलेक्ट ए स्ट्रिंग फ्रॉम एम, आपको सब काम करना पड़ा, पार्स फेज, बाइंड फेज, देन एग्जीक्यूट फेज, देन फैच फेज। सेकंड वन यूजर यही क्यूरी लिखता है तो आपको कोई भी फेज नहीं चलाना पड़ेगा, सिर्फ फैच फेज चलाना पड़ेगा, क्योंकि पार्सिंग पहले की हुई पड़ी है, बाइंडिंग शायद पहले की हुई हो, एग्जीक्यूशन रिकॉर्ड पहले के इधर लोडेड है, सिर्फ फैच फेज चलाना पड़ेगा। और अगर मेमोरी से जल्दी चीज एज आउट हो गई तो देन डेफिनेटली फिर आपको रीवर्क, फिर वंस अगेन रीवर्क करना पड़ेगा। सो लार्ज पूल बनाएं ताकि एक्स्ट्रा बर्डन। लार्ज पूल में होता क्या है? लार्ज पूल में अगर ऑरेकल शेयर्ड सर्वर है तो रिक्वेस्ट क्यूज, रिस्पॉन्स क्यूज, अगर आप आरमैन यूज कर रहे हैं तो चैनल जो भी आप चैनल एलोकेट करते हैं उनके क्यूरी स्लेव्स वगैरह इधर लोड होते हैं। अगर ऑरेकल शेयर्ड सर्वर है तो आपके पास पीजीए के 80% मेमोरी एरियाज इधर लोड हो जाते हैं। ठीक है,
सो द थिंग इज दैट कि आप लार्ज पूल हमेशा बनाएं. देन टू मोर पूल्स, वन इज कॉल्ड जावा पूल, वन इज कॉल्ड स्ट्रीम पूल. जावा पूल मैंडेटरी पूल है, इसके बगैर गुजारा नहीं, क्योंकि ओरेकल की जितना इंटरनल आर्किटेक्चर है, ओरेकल का नेटवर्क आर्किटेक्चर, ओरेकल का मैसेजिंग आर्किटेक्चर, ओरेकल का क्यूइंग आर्किटेक्चर, सारा जावा J2EE को यूज कर रहा है. इस जावा पूल में देखें तो इसमें जार कैशर, EJE एंटरप्राइज जावा इंजन, JVM, जावा वर्चुअल मशीन, JIT जस्ट इन टाइम कंपाइलर, आपकी सारी चीजें होती हैं. लॉट ऑफ थिंग्स आर प्रेजेंट हियर इनसाइड जावा पूल. सो आप PLSQL J, EJQL, प्योर जावा, JXML, टोटल, JFS, सब कोड्स यहां पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं. 100% नेटिवली अलाउ करता है. स्ट्रीम पूल, पुराने जमाने में Oracle 9i तक आप रेप्लिकेशन पढ़ते हुए आए. रेप्लिकेशन ये होती है कि अगर एक डेटाबेस में एक ट्रांजैक्शन हुई है तो वो रिमोट साइड डेटाबेस के ऊपर भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए. रेप्लिकेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि रेप्लिकेशन सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप, स्केलर डेटा टाइप के ऊपर होती है, क्योंकि ये ORDBMS हैं. ORDBMS में तो आप अपनी डेटा टाइप खुद बना सकते हैं, ओपेक डेटा टाइप्स, जावा डेटा टाइप्स, XML डेटा टाइप्स, जो मर्जी डेटा टाइप्स बनाएं. आप varchar नहीं लिखें, आप myvarchar2 बना दें, आप अपनी डेटा टाइप को डिजाइन कर सकते हैं. जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बनाएं अपनी, बनेगी, बिकॉज इट्स एन ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो आप जो मर्जी बनाएं, स्केलर डेटा टाइप बनाएं, वेक्टर डेटा टाइप बनाएं, कलेक्शन डेटा टाइप बनाएं, उसके ऊपर SQL, PLSQL का कोड लिखें, जावा डेटा टाइप्स बनाएं. सो दे आर ऑल अलाउएबल. तो मसला ये आता है कि अगर ऐसी डेटा टाइप्स जो ओपेक हैं, इनके साथ अगर मुझे रेप्लिकेशन करनी हो तो देन सिंपल रेप्लिकेशन नहीं होगी, बट आई हैव टू यूज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्ट्रीमिंग, Oracle स्ट्रीमिंग. इसके लिए एक पूल यूज होता है कॉल्ड स्ट्रीम पूल. जितनी भी आपकी कह लें स्ट्रीम्स बनती हैं, क्योंकि इसमें लॉजिकल चेंज रिकॉर्ड, LCR रिकॉर्ड्स बनते हैं. जैसे जैसे आपकी रीडू जनरेट होती है, LCR भी जनरेट होती है. आपकी क्यूज ने पॉपुलेट होना है, क्यूज ने प्रोपोगेशन करनी है रिमोट साइड पे, क्यूज ने वैल्यू जिसे कहते हैं प्रोपोगेशन के बाद, कलेक्शन के बाद एज अ होल कह लें कि फ्लशिंग करनी है. वो सारा काम स्ट्रीम पूल के अंदर होना है. अगर डेटाबेस लेवल पे रेप्लिकेशन करना चाहते हैं, चाहे मल्टी मास्टर, क्लाइंट मास्टर, कोई से भी, तो यू हैव टू यूज स्ट्रीम पूल. अब 5 पूल्स मैंडेटरी हैं, इनके बगैर गुजारा भी नहीं है. लाइक डेटाबेस बफर कैशे, रेडोलॉग बफर, शेयर्ड पूल, जावा पूल, स्ट्रीम पूल. द ऑप्शनल इज लार्ज पूल. ठीक है. यहां पे ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होती है. ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट AMM की वजह से आपको इन 6 पूल्स का साइज इनिशियली P फाइल में नहीं डिफाइन करना पड़ता. कहीं पे आपको P फाइल में DB कैशे साइज, रीडू लॉग बफर साइज, शेयर्ड पूल साइज, जावा पूल साइज, स्ट्रीम पूल साइज, लार्ज पूल साइज के कोई पैरामीटर नहीं मिलेंगे. Oracle 9i में मिलते थे. 10G की P फाइल में कोई पैरामीटर आपको नहीं मिलेगा. हाँ, 10G की P फाइल, पैरामीटर फाइल अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ी और आपने पढ़ा कि पैरामीटर उसमें सारे दिए होते हैं. सो लुक एट, यहां पे जो आपकी P फाइल है उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? ओनली वन पैरामीटर, ओनली वन पैरामीटर. व्हाट्स दैट? SGA अंडरस्कोर टारगेट. शायद वो भी इधर नहीं दिया हुआ क्योंकि SP फाइल से अप हो रहा है. यहां पे देखिएगा एक पैरामीटर होगा SGA अंडरस्कोर टारगेट. नहीं है तो यहां से देख लें. ये देखिए कहता है जी ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट एनेबल, टोटल मेमोरी 872 मेगाबाइट अवेलेबल है. जबकि यहाँ पे SGA टारगेट भी नहीं, इस पे मेमोरी टारगेट एनेबल्ड है. मेमोरी टारगेट ये है कि खुद ही डिसाइड कर लो कि इस 852 मेगाबाइट में से कितना SGA को देना है, कितना PGA को देना है. अब ये देखिए उसने SGA को कितना दिया हुआ है टोटल. शेयर्ड पूल को 168 मेगाबाइट, डेटाबेस बफर कैशे को 468 मेगाबाइट, लार्ज पूल को 4, जावा पूल को 12 मेगाबाइट और फिक्स्ड पूल्स को 4 मेगाबाइट. टोटल 656 मेगाबाइट SGA को उसने दिया हुआ है. इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है रन टाइम पे, क्योंकि यहां पे ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट एनेबल है. अगर कल को डेटाबेस बफर कैशे पे एक्टिविटी कम होती है, स्ट्रीम पूल पे ज्यादा होती है, तो स्ट्रीम पूल एक्सपैंड हो जाएगा, डेटाबेस बफर कैशे श्रिंक हो जाएगी. ये खुद ही मेमोरी गिव एंड टेक करते रहेंगे. लेकिन कितने मैक्स रेंज आपने बता दी,
आपने बता दिया जी कि मेरे पास मेमोरी जो मैक्सिमम अलाउएबल है दैट इज व्हाट, वो आपने यहाँ पे बता दी कि जी टोटल 872 मेगाबाइट है, इससे ज्यादा नहीं आप जा सकते, इसके अंदर रहते हुए गुजारा करना है, ठीक है। सो आपने ऑल लिमिट्स यहाँ पे पहले की डिफाइंड है, इट्स अ क्वाइट गुड वे। अब जरा ये देखिए कि हम बैकग्राउंड प्रोसेसेस को भी हमने पढ़ना है। इससे पहले कि मैं बैकग्राउंड प्रोसेसेस पढ़ाऊं, हम कनेक्टिविटी को देख लेते हैं ताकि कनेक्टिविटी समझ लें हम। कनेक्टिविटी का वे ये होता है कि जब भी कोई क्लाइंट टूल लाइक एसक्यूएल प्लस हो गया, आईएसक्यूएल प्लस हो गया, एसक्यूएल डेवलपर हो गया, डिस्कवरर है, फॉर्म बिल्डर है, रिपोर्ट बिल्डर है, जब कभी भी आप इसका सेशन इन्वोक करते हैं स्क्रीन लोड होती है। साथ ही क्लाइंट साइड की मेमोरी के अंदर एक स्पेशल प्रोसेस यूजर प्रोसेस इन्वोक होता है क्लाइंट साइड पे। दिस वन इज क्लाइंट। क्लाइंट के पास एड्रेस होता है सर्वर के लिसनर का, जैसे आप लिखते हैं HR @orcl, जब आप ये @orcl लिखते हैं, दिस वन इज कॉल्ड कनेक्ट डिस्क्रिप्टर। कनेक्ट डिस्क्रिप्टर के पास सर्वर मशीन का आईपी एड्रेस और इसके लिसनर का एड्रेस होता है कि लिसनर किस पोर्ट के ऊपर लिसन कर रहा है। तो सबसे पहले आपका यूजर प्रोसेस कह लें, यहां पे भी कोई सर्वर प्रोसेस नहीं बना हुआ, ये आपका कह लें फायरवॉल शायद दरमियान में लगी हुई है, ये सर्वर साइड है सारी, दिस वन इज सर्वर साइड, दिस वन इज क्लाइंट साइड। दरमियान में लैन और अवैन हो सकता है, कुछ भी, चाहे लोकल एरिया नेटवर्क है चाहे वाइड एरिया नेटवर्क है। आपके यूजर प्रोसेस के पास एड्रेस होता है लिसनर का। लिसनर एक स्पेशल बैकग्राउंड प्रोसेस होता है, एक स्पेशल ओरेकल का टूल है जो कि डेटाबेस सर्वर के ऊपर रिजाइड करता है, सेपरेट प्रोसेस है, इसका डेटाबेस के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। यूजर प्रोसेस डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है लिसनर के साथ। लिसनर क्या करता है, अपने बिहाफ पे एक नया सर्वर प्रोसेस बनाता है सर्वर साइड के अंदर, और उसका एड्रेस यूजर प्रोसेस को दे देता है ताकि यूजर प्रोसेस सर्वर प्रोसेस इंटर कम्युनिकेशन डायरेक्ट बिगिन हो सके। लिसनर का काम बिल्कुल वैसा है जैसे कि स्टार्टर का काम ट्यूबलाइट में होता है कि स्टार्टिंग टाइम पे आपको स्टार्टर चाहिए होता है, वंस ट्यूबलाइट ऑन हो गई तो यू डू नॉट नीड स्टार्टर, ठीक है। लिसनर का काम होता है एक नया सर्वर प्रोसेस बना के उसका एड्रेस यूजर प्रोसेस को दे देना ताकि यूजर प्रोसेस सर्वर प्रोसेस इंटर कम्युनिकेशन डायरेक्ट बिगिन हो जाए, क्योंकि यूजर प्रोसेस डायरेक्ट इंस्टेंस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ठीक है। और दूसरा सिक्योरिटी की वजह से ऐसा है कि सर्वर प्रोसेस सर्वर की वर्क स्पेस में बनता है जहां पे डेटाबेस सर्वर इंस्टॉल है, ठीक है, जबकि यूजर प्रोसेस क्लाइंट साइड पे है, दरमियान में कम्युनिकेशन ब्रिज है। वंस जैसे आपने यहां पे पास दिया स्कॉट टाइगर @orcl, तो क्या होगा, ये सर्वर प्रोसेस डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा डेटा डिक्शनरी कैशे के साथ। डेटा डिक्शनरी कैशे फौरन डेटा फाइल्स के साथ कम्युनिकेट करेगी, क्या स्कॉट एक वैलिड यूजर है, उसका पास टाइगर ही है। अगर ऐसा है तो फिर क्या किया जाएगा, ये जो टू वे कम्युनिकेशन पाथ लिंक है इसे हम कनेक्शन बोलते हैं। कनेक्शन किसे कहते हैं, ये टू वे कम्युनिकेशन पाथ लिंक को, क्लाइंट से लेके यूजर प्रोसेस से सर्वर प्रोसेस, सर्वर प्रोसेस से इंस्टेंस, इसे कनेक्शन कहा जाता है। अगर ये ऑथेंटिकेट हो जाए, ऑथेंटिकेट हो गया जी स्कॉट वैलिड यूजर है और उसका पास टाइगर ही है, तो इस कनेक्शन को सेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और सेशन हमेशा यूनिक आईडी के साथ एलोकेट होता है। ओरेकल के साथ जितने भी यूजर कनेक्टेड होते हैं हर एक का यूनिक सेशन आईडी होता है। अब जितनी भी ट्रांजैक्शंस बिगिन करते हैं हमेशा ट्रांजैक्शन किसी सेशन आईडी के अंडर बिगिन होती है। अब जब भी लाइक ये देखिए सेशन क्या है, दिस वन इज कॉल्ड सेशन। आप जब लॉग्ड इन होते हैं, अगर मैं यहां पे लिखता हूं जी कनेक्ट स्कॉट टाइगर और आप कनेक्ट अप हो गए क्योंकि अकाउंट लॉक्ड है, अभी अकाउंट अनलॉक, कनेक्ट अप हो जाते हैं तो दिस वन इज सेशन, ये एक सेशन जनरेट हो गया। ओरेकल के साथ जितने भी यूजर कनेक्टेड होते हैं वो हमेशा एक यूनिक सेशन जनरेट करते हैं, ठीक है। सो दिस वन इज अ वे। अब इस वे को हम कहते हैं ओडीएस, ओरेकल डेडिकेटेड सर्वर। क्यों इसे ओडीएस कहते हैं, कि हर यूजर प्रोसेस के लिए एक सर्वर प्रोसेस बनेगा। अगर अगला क्लाइंट आता है लाइक एक फॉर्म बिल्डर ओपन करके बैठा हुआ है, उसका भी यूजर प्रोसेस बनेगा, यूजर प्रोसेस सर्वर साइड पे सर्वर प्रोसेस बनाएगा। अगर कल को आप ये एनवायरमेंट किल कर देते हैं तो यूजर प्रोसेस किल हो जाएगा, यूजर प्रोसेस किल होगा तो सर्वर प्रोसेस भी किल हो जाएगा। अगर ये यूजर प्रोसेस किल होता है तो ये सर्वर प्रोसेस भी किल हो जाएगा। लेकिन इंस्टेंस के ऊपर और डेटाबेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंस्टेंस एलोकेटेड है, डेटाबेस एलोकेटेड है, नथिंग।
अब ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर 1 लाख यूजर प्रोसेसेस आ जाएं तो 1 लाख सर्वर प्रोसेसेस इधर बनेंगे। और आपको याद है आपने शेल लिमिट सेट की थी कि मैक्सिमम प्रोसेसेस कितने हों। शेल लिमिट ओरेकल यूजर की आपने सेट की थी कर्नल पैरामीटर के साथ। आपने कहा था 16,000 से ज्यादा प्रोसेसेस नहीं हो सकते। तो अगर यहां पे रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आ जाए तो ये तो मेमोरी ओवरबर्डनिंग जनरेट कर देता है। इसे हम बोलते हैं ओरेकल डेडिकेटेड सर्वर, ओडीएस। ओडीएस क्या होता है? एक सर्वर प्रोसेस एक यूजर प्रोसेस के लिए डेडिकेटेड है। अगर रिसोर्सेज अच्छे हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशन यूज करें, एल्स ये कॉन्फ़िगरेशन यूज नहीं करें। अदरवाइज आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी? ओएसएस, ओरेकल शेयर्ड सर्वर। ओरेकल शेयर्ड सर्वर एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें यूजर प्रोसेस डायरेक्ट सर्वर प्रोसेस से कम्युनिकेट नहीं करता, बल्कि आपने पहले से ही एक सर्वर प्रोसेस का पूल बनाया होता है, चाहे कोई भी यूजर प्रोसेस नहीं है, और एक पूल आपने डिस्पैचर्स का बनाया होता है। यूजर प्रोसेस हमेशा डिस्पैचर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और डिस्पैचर जो भी सर्वर प्रोसेस फ्री होता है उसको आपकी रिक्वेस्ट दे देते हैं। सर्वर प्रोसेस काम करता है और रिस्पांस वापस डिस्पैचर को दे देता है, और डिस्पैचर आपसे कम्युनिकेट करता है। कल को डिस्पैचर का पूल एक्सपैंड या श्रिंक हो सकता है, सर्वर प्रोसेस का पूल एक्सपैंड या श्रिंक हो सकता है। ना तो इकट्ठे सर्वर प्रोसेस एलोकेट होंगे, ना ही इकट्ठे डी एलोकेट होंगे। सो दिस वन इज अ क्वाइट स्केलेबल वे कि चाहे जितने मर्जी कनेक्शंस आ जाएं, जितनी मर्जी